29 है। देखो आज हमारा तारीख क्या हो गया, 29 जुलाई। तो बात नहीं स्टार्ट हो गया। 29 जुलाई को जो हमारा 6 से 8 तक का जो अर्हता जांच परीक्षा होगा जेटेट के लिए, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री मुद्दा कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्री मुद्दा में ग्रुप में भेजे थे, देखना। पहला नंबर समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा को हो गया। दूसरा शिक्षण विधि हो गया। तीसरा प्रोजेक्ट वर्क हो गया है। चौथा समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं तो हो गया है। आज हम लोग करेंगे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में अभी तक तुम लोग यही जानते होगे कि CCE होता है। और इसके अलावा कुछ जानते हो क्या? इसके अलावा देखो, CCE तो एक तुम्हारा टाइप ऑफ एवोल्यूशन है। और खाली CCE नहीं ना पढ़ना है। तो हम लोग मूल्यांकन में कितने तरह के मूल्यांकन होते हैं, कौन सा मूल्यांकन सरल है, कौन सा मूल्यांकन कठिन है, कौन सा मूल्यांकन प्रभावी है और कौन सा मूल्यांकन निष्प्रभावी है, और आज के बदलते हुए दौर में कौन सा मूल्यांकन हमको करना चाहिए, इतना जानना है। साथ ही साथ हमको यह जानना है कि मूल्यांकन करने के दरम्यान में छात्र में किस किस कौशल का मूल्यांकन संभव है और किस किस का कौशल का मूल्यांकन असंभव है। उदाहरण के लिए नैतिकता का मूल्यांकन संभव है क्या? अकबर बाबर रट लो, इकोनॉमिक्स रट लो, लेकिन तुम अच्छी आदमी हो कि बुरे आदमी हो, ये नैतिकता का मूल्यांकन हो पाता है? बहुत बड़ा बड़ा अफसर लोग रट करके अफसर बन गया, लेकिन रोड में एक्सीडेंट होता है तो बायां मुंह मोड़ करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण प्रणाली में मूल्यांकन में नैतिकता वाला कोई ऐसा मूल्यांकन शामिल ही नहीं किया गया है। तो जब मूल्यांकन अभी पढ़ रहे हैं तो हमको हर तरीके का मूल्यांकन को करना होगा कि कौन सा मूल्यांकन से नैतिकता पता चलता है, कौन सा मूल्यांकन से मूल्य पता चलता है। मूल्य क्या होता है? भाई बहन का मूल्य, परिवार का मूल्य। कोई बहू आती है और परिवार को अलग करा देती है, यानी उसमें मूल्य का कमी है। और कोई बहू आती है, बिखरा हुआ परिवार को जोड़ भी देती है, वो वाला मूल्य की बात कर रहे हैं। तो तुम लोग ये मत सोचना कि खाली कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है। आया समझ में? वह तो एक बूंद है। वह क्या एक बूंद है, तमाम तरह का हमको करना है। लेट करोगे तो खाली क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कराकर छोड़ देंगे। टाइम्स आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से करेंगे। मर्जी है तुम्हारी। अब देखो ये सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग में हम लोग डाल देंगे। तुम लोग 1 और 5 तारीख के बीच में फीस क्लियर कर देना, याद रखना। दया लगता है तो रिकॉर्डिंग सबको के लिए छोड़ देते हैं, तुम लोग लिखते भी नहीं है टाइम से, और बाकी का दिक्कत हमको हो जाता है। देखो समाज विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का, तो समाज विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमारा अधिगम शिक्षण अधिगम सफल है कि असफल है, यह किससे पता चलता है? मूल्यांकन से ना पता चलेगा। तो मूल्यांकन, जब हमारा समाज बहुआयामी है तो छात्रों का दृष्टिकोण भी बहुआयामी होगा। और बहुआयामी होगा तो मूल्यांकन का स्तर भी हमारा क्या होगा, बहुआयामी होगा। अतः इस कारण से मूल्यांकन हमारा सरल प्रक्रिया नहीं होकर कैसा प्रक्रिया हो गया, जटिल प्रक्रिया हो गया, और यह हमारे लिए एक चुनौती है। तो मूल्यांकन में हम लोग क्या क्या मूल्यांकन करना चाहिए? तो हमको बच्चे में मूल्य का विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चे में विश्लेषण की क्षमता हो रहा है कि नहीं, सामाजिक समझ है कि नहीं। सामाजिक समझ का मतलब, बड़ा बड़ा बाप का बेटा फंटूस रहेगा, तुमको देख करके प्रणाम गुरुजी नहीं बोलेगा। और किसी का बच्चा प्रणाम गुरुजी बोलेगा, यानी उसमें सामाजिक समझ है, किसी में सामाजिक समझ नहीं है। जिसमें सामाजिक समझ नहीं है तभी ना बहुत सारे लोग अपने माता पिता को वृद्ध होने पे वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। उससे मूल्यों का अभाव होता है। ये सारा का सारा हमारा किसमें जा रहा है, मूल्यांकन में जा रहा है। तो अब आज हम लोग हमारे यहाँ देखो मूल्यांकन में कुछ ऐसा चिंताएं हैं जो कि पहले हम लोग चिंता मूल्यांकन में शामिल कर रहे हैं। क्या क्या ऐसा चिंता है जो कि मूल्यांकन में कर नहीं पा रहे हैं? तो पहला आ जाए पारंपरिक मूल्यांकन। तो पारंपरिक मूल्यांकन में हम लोग अपने बच्चे को रटवा देते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, रटवाते हैं कि नहीं? हाँ। आज जिसका बच्चा A फॉर एप्पल बोलता है, वो वाला मूल्यांकन हमारा क्या होता है, पारंपरिक मूल्यांकन। उस तरीके का मूल्यांकन क्या बोलेंगे, पारंपरिक मूल्यांकन। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि हम लोग रटन प्रणाली पर जोर डालते हैं। जैसे हम लोग MCQ भेजते हैं तो MCQ रटती हो नहीं रटती हो? तो किस पे जा रहा है जोर, रटन है ना। इकोनॉमिक्स वाला याद है हमको, समझ में नहीं आया फिर भी रटे पड़ी है। रटे पड़ी ना MCQ। तो मूल्यांकन का यह हमारा क्या दुष्प्रभाव है? तुम लोग सब पॉइंट लिख लियो ना कॉपी में। तो तुम्हारा कॉपी वाला ही वो कर रहे व्याख्या कर रहे हैं। तो पारंपरिक मूल्यांकन की सीमाएं में पहला क्या होगा, हमारा रटन प्रणाली पर जोर देते हैं। हमारा क्वेश्चन अधिकतर वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी MCQ रहेगा या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हूबहू किताब वाला ही रटवाना होगा। बच्चा अगर अपने मन से कुछ लेकर आएगा तो उसकी मैडम नंबर नहीं दे डर लेगी। क्यों? क्योंकि नहीं हम तो ये लिखवाए थे, आपका बच्चा ये लिख दिया। अरे उससे क्या मतलब, बच्चा कॉन्सेप्ट तो सही है।
दूसरा, तुम ही लोग अपने जमाने में स्कूल वाला बात लिखती थी ना, आंसर मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला हो गया क्या, रटन प्रणाली पर जोर, ये हमारे लिए दिक्कत है। दूसरा हमारा क्या हो गया, सृजनात्मकता की उपेक्षा। जब तुम रटा रटवा चीज रटवा ही दे रही है तो बच्चा का मौलिकता तो खत्म ना हो गया, उसका सृजनात्मक क्षमता तो कम हो जा रहा है। तो यह पारंपरिक मूल्य की क्या है, सीमा हो गया। हालांकि कुछ प्रश्न जो निबंधात्मक देता है उसमें छात्रों का सृजनात्मकता पता चलता है, लेकिन बहुत सारा छात्र तो निबंध रट के जाता था। हम लोग भी अपने जमाने में निबंध रटते थे, ऐसे वैसे रटे थे ना। गाय पे रटे होगे शुरुआत में, हाथी पे, घोड़ा पे। कॉमन चीज क्या निकला था कि उसके चार पैर होते हैं, एक कुछ होती है, वो हमारे लिए कॉमन था। निबंध में हम पहला लाइन इसी लिख देते थे, उसके चार पैर होती है, एक मूंछ होता है। गाय हमें दूध देती है। यानी हमारा सृजन कम हो रहा है, रटन टू ज्यादा हो रहा है। इंग्लिश में भी ऐसे आता था, तो हिंदी और अंग्रेजी वाले ऐसे हम एक जैसा लिख देते थे। उसका देखो मूल्यों और दृष्टिकोण का आकलन करने में कठिनाई। देखो मूल्य का मतलब वही है, नैतिकता है, सामाजिक मूल्य है। हम जो आकलन करते हैं वह वस्तुनिष्ठ हो गया और एमसीक्यू हो गया। तो एमसीक्यू हो गया तो उससे नैतिकता का आकलन थोड़ी हो पाता है। कि रोड में किसी को धक्का लग गया तो कोई बच्चा आराम से उसको उठा कर किनारे लगा देगा और कोई बच्चा जल्दी से दौड़ के भाग जाएगा। तो सहा जैसे मूल्य में क्या आ गया, किसी के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, हमेशा न्याय होना चाहिए, समाज में हमेशा जागरूक होना चाहिए। तो ये सारा जो मूल्य है वह पारंपरिक परीक्षा जो हम लोग लेते हैं उसमें इसका आकलन करते हैं क्या, नहीं ना करते हैं। नहीं करते हैं। एक्सीडेंट होते हुए देखना, अगर एक्सीडेंट होगा ना, अब 25 आदमी का भीड़ है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ 9 2 11 हो जाएगा। कौन पुलिस के झमेला में फंसेगा, कौन अस्पताल पहुंचाएगा, हम ही को पुलिस पूछेगा। ये सब सामाजिक मूल्यों का आकलन नहीं हो पाता हमारे में, थोड़ा जल्दी जाना होगा। तो पारंपरिक मूल्यांकन की सीमाएं तो तुम लोग जान गई हो, जान गई हो ना। अब व्हाट्सएप में जाओ, अब व्हाट्सएप में हम इससे एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सुनो तुम लोग को, कि देर होता है जाने में, व्हाट्सएप खोल के रखो अपना जेटेट वाला। पहला क्वेश्चन ये है कि पारंपरिक मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं समाज विज्ञान शिक्षण में, उसमें किस प्रमुख सीमा के लिए जाने जाते हैं। व्हाट्सएप में भेजने में टाइम बर्बाद हो जाता है इसका। देखो आंसर क्या, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या ना तुम्हारे पास में। पारंपरिक मूल्यांकन जो हो गया, जैसे समाज विज्ञान शिक्षण में किस प्रमुख सीमा के लिए जाने जाते हैं। पहला होगा छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, दूसरा तथ्यों के रटने को बढ़ावा देना, तीसरा मूल्यों के आकलन में सक्षम होना, और विश्लेषणात्मक कौशल का गहन मूल्यांकन। कौन सा आंसर होगा बताना। आप देखो एग्जाम में कैसे लड़ेगा, अधिकतर बच्चा लोग को सिखाया जाता है ना कि जहाँ रटने फटने वाला को उसको गलत मार देना है, क्या मारना है, गलत मारना है। और जो पेडागोजी को नहीं इंपॉर्टेंस देता है वो बी वाला आंसर बता पाएगा क्या, नहीं ना बता पाएगा। तो तुम लोग लेट से अगर आओगे तो अपना नुकसान करोगे। आधा घंटा तुम 8 बजे टाइम दिए हैं, पैसा ले रहे 1,000 और आ रही है 8:30 बजे। तो हम कितना सिखाएंगे और कितना पास करेंगे। और भी डिटेल में हमको करना है, लेकिन हम जल्दी से खाली 5 ही क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर भी तो करना है। 8 बजे आएगी तो और गहराई से होगा। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया कि पारंपरिक मूल्यांकन में क्या करता है, तथ्यों को रखने को वह बढ़ावा देता है। अच्छा ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह का कारण बताइए, तो तुम लोग क्या करती हो, उसको रट लेती हो ना, रट ही तो लेती है। और इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया। तो देखो ये वाला हम लोग तो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वही लड़का रखेगा, लिखेगा जो सो क्या क्या है, रट के गया है। और गुरु जी भी उसी को नंबर देंगे जो किताब से मैच कर रहा है। अपने मन से लिखेगा तो मैच नहीं करेगा तो देंगे क्या, नहीं देंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि समाज विज्ञान में मूल्यों का आकलन पारंपरिक परीक्षाओं में क्यों कठिन है। क्वेश्चन सुनाई दिया सभी कोई को। और जेटेट में जाओ, वहीं पे रहो अभी, है ना। इसका चलो आंसर बताना जरा।
समाज विज्ञान में मूल्यों का आकलन पारंपरिक परीक्षाओं में क्यों कठिन है? नहीं बता पा रही है? चलो हम बता देते हैं, टाइम हमारा ये ज्यादा जा रहा है। मूल्य का आकलन सामाजिक परीक्षा में कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? जैसे कुछ विचार है वो मूर्त है, कुछ विचार अमूर्त है। नैतिकता उसका कोई मूर्ति है क्या? न्याय उसका कोई मूर्ति है क्या? सहानुभूति उसका कोई मूर्ति है क्या? बड़ों की इज्जत करना। अरे मूर्त और अमूर्त का मतलब समझा देते हैं। मूर्त जो दिखता है, जैसे तुम मोबाइल छू रही है, वह क्या है? मूर्त है। और अमूर्त जिसको तुम छू नहीं सकती, तो ये जो ऐसा विचार है, इसको हम लोग नहीं ना छू सकते हैं। कौन सा? मूल्य को, नैतिकता को। तो जिसको छू ही नहीं सकते, उस आकलन में तो दिक्कत होगा। और अभी तो तुम लोग को हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? कि नैतिकता वगैरह का आकलन ही नहीं हो पाता है। नहीं ना हो पाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि इसका सही आंसर होगा कि यह अमूर्त है, और यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई बदमाश होगा, कोई अच्छा होगा। तो क्या होगा इसमें? बी नंबर हमारा सही हो। देखो छात्र इन्हें आसानी से याद कर लेते हैं, ये तो याद नहीं करता क्योंकि मूल्य को तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। सामाजिक विज्ञान में मूल्य का कौन सा ऐसा किताब है बताओ? एक नैतिक शिक्षा भले चलता था पहले, तो मूल्य पढ़ाया नहीं जा रहा तो मूल्य का विकास होगा? नहीं होगा। दूसरा देखो, ये तीसरा वाला, इन्हें बहुविकल्पीय प्रश्नों से मापा जा सकता है, ये तो है ही नहीं। पारंपरिक जो आकलन है उसमें मूल्य को तो नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं ना होगा सी नंबर। और डी नंबर में पाठ्य पुस्तक में इसका स्पष्ट उल्लेख है, ये भी गलत लिख दिया। स्पष्ट उल्लेख तो है ही नहीं है। तो तेरा सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, अब तीसरा वाला, जैसे कि देखो, जैसे एक उदाहरण है कि जाति के कारण जो भेदभाव होता है, उसके कारण बच्चे में बहुत कुंठा की भावना विकसित होती है। अब इसका आकलन कोई होगा क्या? स्कूल में साइकिल बांट रहा है ना अभी, तो जाति के आधार पर बांट रहा है ना साइकिल। जिसको साइकिल मिला खुश, जिसको नहीं मिला उसके मन में क्या आएगा? कुंठा ना आएगा? क्या अच्छा हम इस जाते हैं कि इसलिए हमको नहीं दे रहा है, रुको हम बड़ा होंगे तो सबक सिखाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है? मूल्यों का आकलन नहीं ना कर पा रही है। नहीं आकलन कर पा रही है। अच्छा, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। पारंपरिक मूल्यांकन की कौन सी सीमा समाज विज्ञान के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल से संबंधित? उच्च स्तर का मतलब विश्लेषण करना और संश्लेषण करना। पहला होगा छात्रों के लेखन गति का क्वेश्चन, पहले से बताओ समझ में आया कि नहीं आया है? पारंपरिक मूल्यांकन में कुछ न कुछ कमी है, जैसे नैतिकता का मूल्य का आकलन नहीं करता है। तो पारंपरिक मूल्यांकन में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल किससे संबंधित है? देखो छात्रों के लेखन गति, तो लेखन गति का मूल्यांकन तो हटा दो, है ना? 3 घंटा सबको टाइम दे देता है। दूसरा का बी वाला है, पाठ्यक्रम को कवर करने की सक्षमता, ये भी नहीं होगा। क्योंकि उच्च स्तर ना बोल रहा है। उच्च स्तर किसमें आ गया तुम्हारा? चिंतन कौशल, संश्लेषण। तो ब्लूम के वर्गीकरण के निचले स्तर तक सीमित होना, यही सी वाला सही होगा। अब अगला देखो, ब्लूम, अब ब्लूम वाला क्या कह रहा है बता सकती हो? सबसे पहले क्या होता है? पहले नॉलेज आ गया, ज्ञान पढ़ाए थे ना। उसके बाद में क्या आ गया? कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बोध। वही ना हमारा निचला स्तर पर रह गया है। जबकि समाज विज्ञान को विश्लेषण मतलब एनालिसिस करेंगे और मूल्यांकन करेंगे और सृजन यानी क्रिएशन करेंगे। फिर से सीक्वेंस याद रखो। पहला वाला क्या होगा हमारा? नॉलेज। दूसरा वाला क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा वाला क्या होगा? एनालिसिस। चौथा क्या होगा? एवेलुएशन। और पांचवा क्या होगा? क्रिएशन। तो 5 लेवल पर ब्लूम्स टेक्सोनोमी में बांटा गया है कि हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए। पांचवा स्तर पर क्या होना चाहिए? सृजन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग मान लो नॉलेज वाला क्वेश्चन देंगे, तो हम बोलेंगे स्वतंत्रता संग्राम का कारण बताओ। ठीक है, वह क्या हो गया? नॉलेज हो गया। और अगर हम लोग देंगे मान लो और एक क्वेश्चन, गांधी के अहिंसा आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता पर तर्क दो। तो गांधी का आंदोलन तो था अपने जमाने में। अभी गांधी का सिद्धांत मानेंगे तो पाकिस्तान तो हम पे हमला कर देगा। तो वर्तमान संदर्भ में गांधी का सिद्धांत कितना उपयोगी है, यह ऐसा सवाल है जो उच्च स्तर का चिंतन से रिलेटेड है। तो यह किस में चला जाएगा? ब्लूम्स टेक्सोनोमी में, निचला स्तर में कि उचला स्तर में?
निचला स्तर में जाएगा, उच्च में न जाएगा। तैयारी तुम लोगों का अच्छा नहीं है, याद रखना। पढ़ो, जेटेट वाला में पढ़ो जी जान लगाकर, ताकि हर हमेशा ब्लूम टेक्सोनोमी, तुम लोग होमवर्क भी तो नहीं ना करती है। ब्लूम टेक्सोनोमी करके आना, पांचवी को तो लेवल है। पांचवी को लेवल है। गांधी का जो विचार है वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता रखता है कि नहीं, यह उच्च स्तर का क्वेश्चन है। और निम्न स्तर का क्वेश्चन क्या होगा? स्वतंत्रता आंदोलन का कारण बताइए। तो जिसमें तुमको खाली ज्ञान है, और जहां तुम विश्लेषण कर रही है वो तो उच्च स्तर का न हो गया। कितना मिनट हो गया? 44 मिनट हो गया अभी। प्रश्न नंबर 4। ये सब तो पता ही नहीं चलेगा। सृजनात्मकता की उपेक्षा छोड़ो, इसको लास्ट क्वेश्चन भेज रहे हो, आप नहीं भेजेंगे है ना? ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ग्रुप में देख लो। एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। और इसका आंसर जरा सा बताना क्या होगा। सृजनात्मकता की उपेक्षा पारंपरिक मूल्यांकन की एक प्रमुख सीमा क्यों है? क्वेश्चन सभी को पास है ना? नहीं पहुंचा है? पहुंच गया? क्वेश्चन मिल गया? सृजनात्मकता की उपेक्षा जो कर रहा है पारंपरिक मूल्यांकन में, सृजनात्मकता का उपेक्षा ना होगा, पूरा एमसीक्यू पे जोर दे दे रहा है। तो बच्चा का मौलिक चीज का तो नहीं हो रहा आकलन। तो ऐसा क्यों होता है, वही सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? छात्रों को मौलिक विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है, परीक्षा में कलात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्रों की याददाश्त तेज होती है, या डी, शिक्षकों को उत्तर जांचने में आसानी होती है। कौन सा होगा? ए वाला होगा। पता है क्यों? क्योंकि मौलिक विचार का जगह ही नहीं है, गुरुजी जो लिखवाए वही रट के जाना है। अभी देखो, मूल्यांकन आप ही के पहले तुम लोग यही ना सोच रही थी कि असेसमेंट 4 पढ़ेंगे और असेसमेंट ऑफ पढ़ेंगे, सतत मूल्यांकन पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव पढ़ेंगे, यही ना सोच के आई थी। कह रहे मूल्यांकन क्या है, वही तो पिछला वाला हमको जाकर पढ़ना है। यहाँ पढ़ रही तो लग रहा है ना कि पिछला वाला नहीं, हम नया चीज पढ़ रहे हैं। हमको मालूम था कि बीएड में यहाँ पता नहीं होगा, नहीं होगा, हुआ था इधर, नहीं ना कराया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन तुम लोग को दिए हैं, पांचवा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से भगाते हैं हम लोग। आओ अंजलि। तो छात्रों को मौलिक विचार व्यक्त करने का इसमें अवसर नहीं मिलता है। देखो, पारंपरिक जो मूल्यांकन होता है ना, वह पहले से ही टीचर चाहता है कि हम जो लिखवाए हैं आंसर, उसी आंसर को बच्चा क्या करे, छाप दे। बच्चा पे क्या करता है, वह रटंतु पे जोर देता है। जैसे कि उदाहरण में मान लो, आरक्षण की नीति पर निबंध लिखिए। तो आरक्षण की नीति पर जो जो एनसीईआरटी लिखा है ना, वही तुमको लिखना होगा। वही ही तुमको लिखना, अपने मन से लिख के देखो। तो टीचर नंबर नहीं देगा। मैथ वाला में और ज्यादा होता है। मैथ हम देखते थे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं मैथ, और दूसरे स्कूल का बच्चा है, तो उसे स्कूल के टीचर उसको नंबर नहीं देते थे, कि ऐसा तो हम क्लास में लिखवाए नहीं थे। बाद में हमको पेरेंट्स के मीटिंग में जाना पड़ता था, फिर उसको बोलना पड़ता था कि आप प्रूफ कीजिए कि ये वाला मेथड गलत है। और लास्ट में उसको नंबर देना पड़ता था। हम कई स्कूल में ऐसा देखे कि उनका बताया गया मेथड से अगर बच्चा नहीं लिख रहा है, तो सीधा वो लोग क्या कर रहे हैं, जीरो दे देते हैं। और यहाँ पर भी हर जगह वही इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स को मेथड नहीं मालूम है, लेकिन एक टीचर को तो मालूम है कि मेथड हमारा मौलिक होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप जो रटवाए हैं वही। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पांचवा वाला क्वेश्चन, जो है समझो। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती पारंपरिक मूल्यांकन में मूल्यों के आकलन से जुड़ी हुई है? ये तो समझ में नहीं आएगा जब तक हम भेजेंगे नहीं तब तक। ये सब वीडियो में रहेगा क्वेश्चन, है ना? क्योंकि अगर एक एक करके भेजेंगे तो वीडियो 2 घंटा का होगा, तुम ही लोग नहीं देख पाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती पारंपरिक मूल्यांकन में मूल्यों के आकलन से जुड़ी है? पहला है तुम्हारा, छात्र वांछित उत्तर देकर वास्तविक मान्यताएं छिपा सकते हैं। जैसे देखो, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, कोई प्रश्न नहीं है, लिखा है ना, छात्र वांछित उत्तर देकर। यानी कि अगर ये तुमसे पूछेंगे ऐसा कि नरेंद्र मोदी कैसा है ना, और पूछने वाला भी नरेंद्र मोदी का आदमी हो, और मालूम चला तुम्हारे पिताजी नरेंद्र मोदी का दफ्तर में ही काम कर रहे हैं। अब तुमको चिढ़ बहुत है कि वो वैकेंसी नहीं निकाल रहा है,
लेकिन तुमको मजबूरी में क्या बोलना होगा, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी है, ताकि मेरे पिताजी का भी नौकरी बचा रहे। तो यहाँ है कि तुम वांछित उत्तर दे रही है, जैसा वो उत्तर वह चाह रहा है, और तुम्हारे अंदर का वास्तविक मान्यता क्या है? छिपा रह गया। तो यही होता है हमारा पारंपरिक मूल्यांकन में। पारंपरिक मूल्यांकन में जो एनसीईआरटी डाला है, उसी को तुमको मजबूरी में क्या होगा, लिखना होगा। जैसे जाति प्रथा, अभी कूट कूट के भर दिया जाति प्रथा। तो जाति प्रथा का कारण तो लिखा, निवारण लिख रहा है क्या सही तरीके से? और सरकार भी वही जाति प्रथा को बढ़ावा दे रही है, फॉर्म भरवाती है ना हर एक से। लेकिन मजबूरी हम लोग क्या करेंगे, लिखते लिखते हैं जाति प्रथा का गुण, जाति प्रथा का दोष। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा पारंपरिक मूल्यांकन, अच्छे से समझ में आ गया। जैसे अगर हम बोलेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लिखिए, और दूसरा लिखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से धार्मिक सहिष्णुता को समझाइए। तो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता दोनों में क्या अंतर है? धर्म से देश तो भूल रही है। धर्म से निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो धर्म से जो निरपेक्ष है ना, वह ना तो नमाजी को सलाम करेगा, ना ही पंडित जी को जय श्री राम बोलेगा, क्योंकि धर्म से क्या हुआ, त्याग लिया। वह निरपेक्ष हो गया। ना तो वह हज के लिए पैसा दान देगा, ना अमरकंटक के लिए दान देगा। वह क्या हो गया, धर्म निरपेक्ष। और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि आज ईद है तो सरकार ईद का मेला में खर्चा कर दिया, कल रामनवमी है तो रामनवमी में भी खर्चा कर दिया, यानी सरकार सहिष्णु है। हर एक धर्म के लिए क्या कर रही है, आदर कर रही है। वह है धार्मिक सहिष्णु, और एक धर्म निरपेक्ष, दोनों में यही अंतर है। तो हमारे यहाँ कहने को है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। लेकिन क्या वास्तव में भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है? हम उदाहरण बताते रहे हैं, नहीं पॉलिटी बोले थे पढ़ के आने, तुम लोग नहीं आई है पढ़ करके। और 20 मिनट वाला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी चला गया वो तुम लोगों का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि वह हर एक धार्मिक गतिविधि में अपना संसाधन को देती है। हज में सब्सिडी देती है, अमरनाथ यात्रा में सब्सिडी देती है, क्रिश्चियन वाला में भी सब्सिडी देकर खर्च करती है। यानी हर एक धर्म के प्रति सम्मान दिखाने के लिए राजकीय उत्सव में शामिल होते हैं। यानी वह धर्म के प्रति सहिष्णु है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष होती तो हाजी वाला खूब रोता, उसको पैसा नहीं देती। अमरनाथ जाने वाला खूब रोता, उसको भी टिकट का पैसा नहीं देती। अंतर समझ में आया? तो देखो, अब महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाओ कि पारंपरिक मूल्यांकन में क्या क्या होता है हमारा कमी, कि यह रटंतु को बढ़ावा दे दिया। दूसरा, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को नहीं नापता है, और यह मूल्य का आकलन करने में असक्षम है। तीसरा हमारा क्या है, वैकल्पिक विधि। अब देखो, वैकल्पिक विधि का मतलब जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो विधि कराए हैं, प्रोजेक्ट भी हमारा मूल्यांकन का क्या एक प्रकार है। पोर्टफोलियो के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और सोक्रेटिक संवाद। अब ये तीन चीज हमको जानना होगा। ये बताओ, पोर्टफोलियो के जरिए मूल्यांकन, प्रोजेक्ट के जरिए मूल्यांकन, और सोक्रेटिक संवाद के जरिए मूल्यांकन। तो ये तीनों क्या होता है बताती हो? हाँ, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। हाँ, जल्दी जल्दी बताना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। बताओ। हाँ हाँ, जैसे तेरी मम्मी टिफिन बना के देती थी ना, तो तुमको मालूम है ना कि तुमको क्या अच्छा लगता है, वही उसी अनुसार ना सब्जी और रोटी मिलता था। अपने मर्जी से उनको मिलता था क्या? तो बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, हर बारीक से बारीक चीज ना उसका ना रिकॉर्ड में रहता था। हर एक बच्चे का अलग से रजिस्टर होता था, और उसमें उसका हर चीज, अच्छा बुरा कमी बेसी, लिखा जाता था। ये था क्या, पोर्टफोलियो। अब 50 बच्चे का 50 तो हम रजिस्टर बना लेंगे, तो वही रजिस्टर देखकर मूल्यांकन कर लेंगे ना, कि अच्छा इसमें ये वाला अच्छाई है, ये वाला बुराई है। तो पोर्टफोलियो भी हमारा मूल्यांकन में क्या हो गया, एक आधार हो गया। दूसरा हम लोग बोले प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तुम लोग को दिया जाता था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब प्रोजेक्ट जमा होता था, और प्रोजेक्ट में नंबर मिलता था। तो जो नंबर मिल रहा है, तो वो समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन। वह भी मूल्यांकन में क्या हो गया, एक हिस्सा हो गया। जो कि बीएड में भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, हाथी और घोड़ा वोड़ा सजाती थी ना, वर्ल्ड वार पता नहीं सब करी थी, प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा, अब एक है हमारा सोक्रेटिक संवाद। तो सोक्रेटिक संवाद भी मूल्यांकन का एक प्रकार है। तो ये बताओ, सोक्रेटिक संवाद क्या होता है? देखो, सोक्रेटिक संवाद का मतलब है ना, हम तुम्हारे से पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे कि जेपीएससी में इस बार बहुत सारे लोगों में आदिवासियों का सिलेक्शन हुआ, यह क्या कथन है?
क्या दिए, कथन, कि जेपीएससी में 2025 में आदिवासियों का संख्या ज्यादा हुआ, और कारण पूछेंगे, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण जब बताओगे तो कोई एक कारण होगा क्या? अभी मान लो 10 लड़की है तो अपने से 10 ठो तो कारण बताएगी ना। और सोक्रेटिक संवाद का मतलब एक हम ओपन क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर बहुत सारा होगा, और एक एक को मौका देंगे, ये एक बार अपना विचार व्यक्त करेगी, और दूसरा को बोलेंगे तुम इसका या तो विरोध करो या तो इसका पक्ष में बोलो। तो इस तरह से हम लोग जब संवाद करते हैं तो हर एक लड़की का अपना अपना एक विश्लेषणात्मक जवाब मिलेगा, और हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किसमें चिंतन का कौशल ज्यादा है। ये वाला संवाद कैसा होता है? सोक्रेटिक संवाद। अच्छा ठीक है। अब देखो वैकल्पिक और प्रामाणिक मूल्यांकन विधियां। तो अभी हम लोग किस में थे, पारंपरिक में। व्हाट्सएप में भेजे थे, लिख लियो ना कॉपी में। तो अब दूसरा वाला नंबर क्या जा रहा है हमारा, वैकल्पिक और प्रामाणिक मूल्यांकन। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पारंपरिक, और यहाँ पे क्या है, प्रामाणिक, दोनों में अंतर है। पारंपरिक वाला तो अच्छे से करा दिए ना। अब वैकल्पिक में आओ। तो वैकल्पिक में क्या होगा, तो भाई प्रोजेक्ट वर्क दे दिए हम लोग। तो जब प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो प्रोजेक्ट जैसे किसी भी समुदाय को बोलेंगे जाओ सर्वेक्षण करके आओ, या बोलेंगे जाओ लाल किला घूम करके अनुसंधान अनुसंधान करो, देखो वहां की बारीकी को देखो और अपना एक डायरी बनाकर लिख के लाना, ऐसा होता था ना। तुम लोग स्कूल विजिट करे थे ना बीएड में। तीसरा है कि सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा जैसे जाति हो गया, जल प्रदूषण हो गया, गंदगी हो गया, उसमें बोलेंगे कि तुम लोग एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करो। तो ये वाला जो वर्क है हमारा, ये भी मूल्यांकन का प्रकार है, लेकिन क्या यह पारंपरिक मूल्यांकन का जैसा है क्या? नहीं, पारंपरिक में तो रटा रटाया चीज रटवा देते थे, दो दो का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा, इसका पहाड़ा। तो यह वैकल्पिक मूल्यांकन है। तो वैकल्पिक मूल्यांकन में छात्रों में सबसे पहले कौन सा कौशल विकास होगा, शोध का कौशल। फिर डाटा जो कलेक्ट कर रहा है उसका विश्लेषण करना सीखेगा, और उसका अपनी जिंदगी में उपयोग करना भी सीखेगा। जैसे कि हम सफाई पे बोलेंगे प्रोजेक्ट बनाओ, तो सफाई प्रोजेक्ट बनाएगा ना तो अपने घर का कचरा देखेगा, अरे ये तो प्रोजेक्ट में लिखे थे गंदा चीज है, फिर वो क्या करेगा, साफ करेगा वो। दूसरा वाला देखो, दूसरा वैकल्पिक और प्रमाणिक में आ गया हमारा पोर्टफोलियो मूल्यांकन। तो पोर्टफोलियो, हर एक छात्र का एक पोर्टफोलियो अगर हम लोग बनाते हैं, तो हम पोर्टफोलियो के अनुसार उसको देख सकते हैं कि वह कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है। विकास का निरंतरता हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और पोर्टफोलियो के जरिए हम लोग उसका विविध कौशल को भी माप सकते हैं। तीसरा है तुम्हारा समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कस कराएंगे या वाद विवाद कराएंगे। जो विवादास्पद मुद्दा है, जैसे मान लो आरक्षण हो गया, जाति प्रथा हो गया, या धार्मिक कट्टरता हो गया, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिबेट करवाएंगे या समूह चर्चा करवाएंगे। इससे क्या 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 हमारा होगा, बच्चों की तार्किक क्षमता बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी, और बहुपक्षीय दृष्टिकोण का क्या होगा, मूल्यांकन होगा। केस स्टडी अध्ययन, देखो केस स्टडी में, विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी और पोर्टफोलियो में क्या अंतर है। केस स्टडी का मतलब हम तो बोलेंगे क्या कि इस बार आदिवासियों का संख्या बढ़ गया, आप इससे केस पे स्टडी कीजिए। तो ये वाला क्या होगा, केस स्टडी हो गया। पोर्टफोलियो क्या हुआ, हर एक का रिकॉर्ड रखना, वो क्या होगा, पोर्टफोलियो। तो केस स्टडी के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये वाला मिलेगा वीडियो, घबराना नहीं है, अभी सुनते जाओ। और तुम लोग लिखो, कोशिश करना लिखने का, लिखेगी तब ना फिर लॉक करेंगे। समस्या समाधान, अच्छा ठीक है, और आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन। तो आत्म मूल्यांकन एक होता है ना, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है, तुम्हारा मूल्यांकन तुम्हारा दोस्त कर रहा है, और सेल्फ असेसमेंट हम अपना खुद ही मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे अभी जेटेड वाला एग्जाम पास करेंगे या ना करेंगे, मानो या ना मानो, तुम लोग खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे होगे, कर रहे होगे ना, कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। जेपीएससी लड़का लोग निकाल ले रहा है जिसमें इंटरव्यू देता है, वो निकाल ले रहा, तो जेटेट में तो इंटरव्यू है ही नहीं। तो तुम लोग तो जेटेट पास कर सकती है, क्योंकि वो जब इंटरव्यू का चरण को पास कर सकता है, तो हम लोग तो बिना इंटरव्यू वाले में है। इसीलिए पहला दिन से सकारात्मक सोच रखो कि हम जेटेट क्या करेंगे, पास करेंगे। जब सोच सकारात्मक रहेगा तो खुद ब खुद पढ़ने का हौसला होगा। अब इससे रिलेटेड हमारा क्या, 5 एमसीक्यू दे रहे हैं, तो 5 एमसीक्यू दे रहे हैं, तो तुम लोगों को पहला वाला एमसीक्यू चलो हम लोग दे रहे हैं, उसमें ग्रुप में दे रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो है, प्रोजेक्ट वर्क का जो मूल्यांकन है उससे क्या लाभ मिलता है, ग्रुप में देखो और आंसर बताओ।
ग्रुप में देखो और आंसर बताओ तुम लोग। नहीं गया है अभी तक। पढ़ो अच्छे से, सीमा पढ़ो क्वेश्चन को, और मन में सोचो उसका आंसर। हाँ ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी भेजे, उसका बताओ क्या होगा। अपना अपना आंसर लिखते जा कॉपी में। जैसे सी होगा। अच्छा, ये चौथा वाला आंसर क्या होगा बताना जरा। कॉपी में लिख लो, अभी चेक करेंगे तुम लोगों का, अपने में ही लिखो, खुद से चेक कर लेना। आंसर लिखो तुम लोग। पांचवा वाला क्या होगा जरा बताना। अब देखो, पहला वाला हम लोग आ रहे क्वेश्चन पे है ना। प्रोजेक्ट सभी के पास तो है ही। प्रोजेक्ट वर्क जैसी वैकल्पिक मूल्यांकन विधि का प्रमुख लाभ क्या है। तो प्रमुख लाभ में तुम लोग क्या बोली थी बताना। आंसर बताओ, अब लेट क्यों कर रही है। बी वाला सही होगा। इसमें देखो, पहला छात्रों को तथ्य रटने में मदद करना, यह किसमें होता है, पारंपरिक मूल्यांकन में। और शोध कौशल और व्यावहारिक अनुप्रयोग किसमें होगा, वैकल्पिक में होगा, यही सही होगा। परीक्षा का समय कम करना गलत जवाब है, और शिक्षक के लिए उत्तर जांचने में सुविधा भी गलत है। दूसरा अलग, अच्छा, उदाहरण के लिए मान लो हम लोग देते हैं, जैसे स्थानीय जल संकट पर सर्वेक्षण कराते हैं, तो छात्र क्या करेगा, डाटा का संग्रह करेगा, विश्लेषण करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, छात्र का शोध का कौशल और व्यावहारिक अनुप्रयोग का आकलन हमारा हो रहा है। दूसरा वाला सवाल देखो, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता इसे समाज विज्ञान के लिए क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है। तो इसका क्या होगा, आंसर बता सकती हो पोर्टफोलियो वाला में। बी नंबर होगा, तो कि देखो, केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, ये तो पारंपरिक में चला गया। और वैकल्पिक में नहीं है, वैकल्पिक में क्या है, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और बहुआयामी विकास को दर्शाता है। शिक्षा का कार्यभार को कम करना, ये तो कभी नहीं होगा। और तुलनात्मक रैंकिंग को आसान करना, ये भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो क्या होता है भाई। तो पोर्टफोलियो एक हमारा संग्रह है ना, जिसमें हम छात्र का विविध कौशल को क्या करते हैं और मूल्य को उसमें प्रदर्शित करते हैं। यह सीखने की निरंतरता पर जोर देता है, खाली हमको नंबर पे जोर नहीं दे रहे हैं, या कितना बच्चा सीख रहा है। पोर्टफोलियो में कैसा कैसा संग्रह रहेगा, निरंतर प्रगति जो कर रहा है और उसका विविध कौशल का। जैसे कि एक छात्र का पोर्टफोलियो में सामाजिक असमानता एक विषय है, उस पर क्या है, उसको ड्राफ्ट करवाया तैयार, तो उसमें रिसर्च का डाटा है, आत्मचिंतन है वगैरह शामिल करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, सोक्रेटिक संवाद विधि किस कौशल के मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही आंसर क्या होगा इसका। देखो, सोक्रेटिक का मतलब क्या होते हैं, बोले थे एक ओपन क्वेश्चन पूछेगा, जिसका एक से ज्यादा जवाब होगा, और हर एक बच्चा को उसका क्या करना है, जवाब देना है। तो बच्चे में जितनी ज्यादा तार्किक क्षमता रहेगी, उतना ज्यादा ना वो बच्चा जवाब देगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी वाला होगा। क्योंकि गणितीय गणना है नहीं, भौगोलिक मानचित्रण है नहीं। अब तुम लोग में जो लड़का लोग नहीं पढ़ा होगा, तो वो सोक्रेटिक संवाद वाला कभी भी सही आंसर बनाएगा, नहीं बनाएगा। सीमा कोई दिक्कत है क्या। ठीक है। तो सोक्रेटिक संवाद में क्या ऐसा होता है, इस विधि में छात्र खुले हुए प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या लोकतंत्र जो है वह विकास के लिए एक अनिवार्य है
तानाशाही भी तो हो सकता है, राजतंत्र भी तो हो सकता है। तो लोकतंत्र ही क्यों चाहिए विकास के लिए? तो इसका एक से ज्यादा जवाब होगा। तो यह कौन सा चर्चा हो गया? सोक्रेटिक संवाद हो गया। तो इसमें जब भी बच्चा बोलेगा तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, तर्क की क्षमता बढ़ेगी, सक्रिय श्रवण होगा और सामूहिक ज्ञान का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोल प्ले या सिमुलेशन विधि से समाज विज्ञान शिक्षण क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग सामाजिक विज्ञान में रोल प्ले करवाते हैं ना, या सिमुलेशन करवाते हैं? तो इससे यह क्यों इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए? ए नंबर, इससे छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं या सामाजिक दृष्टिकोणों की सहानुभूति, जैसे पारंपरिक वाला में मूल्य और नैतिकता का नहीं होता आकलन, लेकिन वैकल्पिक में क्या होगा? मूल्य और नैतिकता का आकलन होगा। तो सहानुभूतिपूर्ण समझ विकसित करने में मदद मिलती है। जैसे कि रोल प्ले में क्या करवाएंगे, मान लो भगत सिंह का बोलेंगे कि भगत सिंह वाला चलो चर्चा चलो। तो जो लड़का भगत सिंह बोलेगा वह तो डायलॉग बोलेगा ना, नहीं मैं देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे गुलामी नहीं सहूंगा। अब जिस दिन वह ऐसा एक्टिंग कर लिया, अपने घर में भी जाएगा ना, तो वह हमेशा आजादी की बात सोचेगा और देशभक्ति के बारे में बात सोचेगा। तो रोल प्ले से नैतिकता वाला आ जाता है वहां। तो रोल प्ले जब होगा तो बच्चा क्या करेगा? अपनी भावना, उसी रोल में भावना में बहता है, और उसकी चुनौती और संदर्भ को देखते हुए उसमें सहानुभूति आएगी, नैतिकता का विकास होगा, सामाजिक मूल्यों का क्या होगा? विकास होगा। और है तुम्हारा प्रामाणिक मूल्यांकन, यही वाला वैकल्पिक और प्रामाणिक मूल्यांकन, इसी से सवाल दिए पांच, पहले पांच किससे दिए हैं? बताओ किससे दिए हैं? पारंपरिक से। और अभी हम किससे दे रहे हैं? वैकल्पिक और प्रामाणिक से। तो प्रामाणिक मूल्यांकन की पहचान किससे होती है? कृत्रिम परीक्षा हॉल में आयोजित बहु एमसीक्यू से? तो एमसीक्यू किस में चला गया? पारंपरिक में चला गया, ये तो होगा नहीं। वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़े कार्यों का प्रदर्शन, यही वाला सही होगा। तुम लोग किस में लगाई थी? हाँ। केवल लिखित परीक्षा का निर्भरता, ये तो हमारा किस में जाएगा? पारंपरिक में जाएगा। और छात्रों के तुलनात्मक रैंकिंग, ये भी पारंपरिक में जा रहा है। तो ये आज का हमारा क्लास खत्म हुआ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आया समझ में? आज हम लोग मूल्यांकन में तुमको पारंपरिक पढ़ा दिए, और वैकल्पिक और प्रमाणिक पढ़ा दिए। फिर अगला दिन आएगी तो पोर्टफोलियो वाला डिटेल से बताएंगे, फिर अगला दिन आएगी तो सोक्रेटिक वाला डिटेल से बताएंगे, और अगला दिन जब आएगी तब बताएंगे सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। उसमें तुम्हारा आता है एग्जाम में असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर इसमें बताएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये वाला सबसे लास्ट में रखा जाएगा। और इसीलिए इसको लड़का लोग नहीं पढ़ता है तो बोल देगा, अरे ये किताब से बाहर क्वेश्चन आ गया सीटेट में, देखो ना ऐसा बोलेगा ना, हम तो रट के गए थे फॉर्मेटिव और समेटिव, लेकिन ये तो सोक्रेटिक दे दिया। तो अब कितना भी किताब से बाहर आ जाए, तुम्हारे हम जो नोट्स दे रहे हैं उससे बाहर नहीं रहेगा। जो बाकी का, जैसे मान लो कोचिंग है या गाइड है, उन लोगों के लिए भले बाहर से क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम अपसेंट नहीं कर रहे हो तो याद रखना हमारा नोट्स के अंदर ही सवाल रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम जो तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं वो सब पीजीटी लेवल का है, और नोट्स भी सारा पीजीटी लेवल का रख रहे हैं। और ये जेटेट हमारा कौन सा है? टीजीटी वाला है। तो टीजीटी में हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या आएगा? ठीक है, आज का क्लास इतना ही करते हैं।